बिहार की सियासत छोड़ दिल्ली की तरफ चले नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी का बुरा हाल शुरू हो गया है। हाल ही में एक उपचुनाव हुआ जिसके नतीजे आरजेडी के पक्ष में गए। राबड़ी आवास में इस बात का जश्न है कि नीतीश कुमार के बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद शुरुआती जो रुझान सामने आया उपचुनाव का, उसमें उनको प्रचंड जीत मिली। अब इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि दिल्ली की तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहां एनडीए दल उनके लिए क्या जिम्मेदारी तैयार करके रखा है, और अगर नहीं तैयार करके रखा है तो क्या ये नीतीश की कोई नाराजगी का कारण बनेगा। क्योंकि नीतीश अपने मुंह से अगर जिम्मेदारी मांगेंगे तो कहीं कद उनका छोटा ना हो जाए। इस बात को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल रहेगा कि सर, दिल्ली की तरफ नीतीश कुमार ने रुख किया है, उपचुनाव हाल ठीक ही है। में एक हुआ और उसमें आरजेडी को जीत मिली। जी। तो ये बहुत बड़ा संदेश क्या दे रहा है कि बिहार छोड़ना का फैसला नीतीश कुमार को कहीं भविष्य में भारी तो नहीं पड़ेगा, या ये सिर्फ यूं ही कहा जा सकता है कि बस एक चुनाव था और इसको हंस के टाल दिया जाए, आगे जो होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। क्या लगता है सर? देखिए दीपक जी, कोई भी चुनाव ना हंस के टाला नहीं जा सकता। अगर हंस के चुनाव टाले जा सकते तो सरकारें पंचायत चुनाव और जिला अध्यक्षों के चुनाव पर इतना खास ध्यान नहीं देती। हालांकि जो चुनाव था वो भोजपुर बक्सर के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन का चुनाव था, जिसमें आरजेडी के सोनू कुमार ने जीत दर्ज की। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जो सीट अभी तक या जो उपचुनाव पर जेडीयू हावी होती रही, वहां पर आरजेडी के सोनू राय ने जीत दर्ज की। इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ा तो जो मतलब यही निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार के बिना जेडीयू बिन पानी मछली वाला हाल है। नीतीश को जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू ही लोग समझते आए हैं और जानते भी हैं। अगर नीतीश कुमार को जेडीयू से अलग कर दे तो जेडीयू में बहुत कुछ बचता नहीं है। जैसे हमने पिछले भी अपने एक एपिसोड में बताया था कि जेडीयू के अंदर लड़ाई शुरू हो गई थी इस बात को लेकर कि अगर ये व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। पांडे और यादव जी आपस में लड़ पड़े। जेडीयू के दफ्तर में किसी का जिंदाबाद और किसी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वो भी वरिष्ठ नेताओं को लेकर। तो जो जेडीयू के अंदर एक असंतोष की भावना है, ये उसी का एक कारण दिखता है। क्योंकि जेडीयू में अगर नीतीश कुमार है तो वही एक धागे की तरह सभी मोतियों को आपस में पिरो कर रखने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो जेडीयू बिना नीतीश के बहुत लंबा चलेगी, इस पर भी संदेह है। देखिए सर, जिस तरीके से साउथ के राज्यों में बीजेपी अपनी एक कह सकते हैं छाप छोड़ रही है, धीरे धीरे वहां पर भी कमल खिलाने की तरफ गौर कर रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की भी बात आएगी, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि जब नीतीश की पार्टी ने सीट शेयरिंग करी तो ये छोड़ दिया कि बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, उन्होंने जुड़वा भाई की स्थिति ला दी। चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें पाई। नीतीश को भले ही मुख्यमंत्री बना दिया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सीएम रोटेशनल का फॉर्मूला लागू करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में, या उन्हें भेजा जा रहा है, तो सीएम रोटेशनल के रूप में यहां पर जो गठबंधन के साथी वाली पार्टी है उसको सीएम पद दिया जाना चाहिए। और नीतीश ने उसी फैसले पर मोहर लगा दी। नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी, जो एक समय पर बीजेपी के खिलाफ कहते थे कि मेरी पार्टी और मेरा मुख्यमंत्री पद इनकी वजह से खतरे में है, क्योंकि ये हमारे नेताओं को ही आपस में भिड़ा रहे हैं, हमारे नेताओं को ही खरीद रहे हैं। ऐसे आरोप इन्होंने एक समय पर लगाए थे। कल को अगर यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू के सामने आती है, क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी पहले हम देखते हैं 2 सीटों पर आती है, जैसे कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा, 3 सीटों से फिर 70 सीटों पार करी, फिर उसके बाद इस बार 200 का आंकड़ा पार कर लिया। तो बीजेपी को अपनी ताकत पता है। सीट शेयरिंग में कल को आंध्र प्रदेश 2029 के चुनावों में हो सकता है कि अभी से ही बिसात उन्होंने बिछानी शुरू कर दी हो, और चंद्रबाबू नायडू के सामने भी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए। वैसे तो ये कहना, ये कयास लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो नायडू क्या करेंगे? क्या वो नीतीश की तरह पद छोड़ देंगे, या फिर आगे कोई रणनीति रहेगी? देखिए दीपक भाई, चंद्रबाबू जो नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू भी एक तरीके से कह लीजिए नीतीश कुमार का ही दूसरा रूप है।
चंद्रबाबू नायडू को अभी के समय में नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की बहुत आवश्यकता है। उसके कई कारण हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जो घोषणाएं विधानसभा के चुनाव में की थी, उनको पूरा करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। कई तरह के मानदेय उन्होंने चुनाव में घोषित किए थे। दूसरा, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है अमरावती कैपिटल को लेकर, उसके लिए उन्हें सेंटर से पैसा चाहिए। तो ये तमाम जो कारण है, उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू जो है अभी बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बने रहेंगे। दूसरी बात, वैचारिक मतभेद तो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की में भी है। चंद्रबाबू नायडू, आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोले। कारण, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू खुद ऐसी कई योजनाएं चला रहे हैं जो एक खास धर्म विशेष के लिए हितैषी और उनके लिए सीधा उनको लाभ पहुंचाती है। आरक्षण के मुद्दे पर जो बीजेपी मुखरता से बोलती आई है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस पर भी चंद्रबाबू नायडू ने बहुत खास स्टैंड नहीं लिए हैं। तो जी चंद्रबाबू नायडू, और ऐसा भी नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू ये नहीं जानते कि अगर वो स्टैंड लेंगे, जैसे नीतीश कुमार के साथ हुआ, उनको चुनाव में इस बात की निराशा झेलनी पड़ी एक खास धर्म विशेष समुदाय की तरफ से कि नीतीश कुमार एक कोर कोर हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ बढ़ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू, मेरे को नहीं लगता कि आंध्रा में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ठीक ठाक पॉपुलेशन एक समुदाय की वहां पर है, और कई सीटों पर, दर्जनों भर से ज्यादा सीटों पर वो अपना प्रभाव डालते हैं। जीत और हार का पूरा जो समीकरण है बदल देखिए सकते सर, हैं। यही बात आती है कि जो आंध्र प्रदेश में उनके पास इस समय आंकड़ा है, उसमें अगर हम देखें तो बीजेपी को साथ लेकर ना भी चले तब भी वो चल सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर, बिना यहाँ पर बीजेपी के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं, बिना गठबंधन की पार्टियों के भी, क्योंकि अच्छा खासा आंकड़ा, अच्छा खासा बहुमत उनके पास है। लेकिन आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको जरूरत है, क्योंकि उन्होंने योजनाएं कुछ ऐसी चला रखी जिसमें एक भारी भरकम रकम की, आयु का बजट की आवश्यकता होती है। जी अगर वही कोशिश सोनिया गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनको यही बात मनाने में लग जाएं कि आप सेंटर गवर्नमेंट में इंडिया गठबंधन को लाने की प्लानिंग करिए, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं। और जब दिल्ली आए थे तो महागठबंधन के नेता आईपी गुप्ता ने कहा था कि नीतीश कुमार अब आए हैं दिल्ली तो वो नायडू के सांसदों से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, सोनिया गांधी भी वहां पर रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर रहेंगे, अखिलेश यादव भी लोकसभा में रहेंगे जबकि वो राज्यसभा सांसद बने, लेकिन मेल मुलाकात होती रहेगी, मुलाकात से ही काफी कुछ समीकरण भी बनते हैं। तो जी वही बात उठी थी कि नीतीश दिल्ली आ गए हैं, और जो नीतीश के साथ हुआ, जो शिंदे के साथ हुआ, आज दोनों ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं है। भले ही कोई कुछ भी कहे कि राज्यसभा हम्म, गए या उप मुख्यमंत्री बनाया या आपके पार्टी से किसी को मंत्री बना दिया, लेकिन अंततः आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये कड़वी बिल्कुल सच्चाई है। सही बात है तो जी। चंद्रबाबू नायडू के सामने भी अगर कल कोई सिचुएशन आती है तो क्या लालू, सोनिया, क्योंकि अखिलेश यादव के नजरिए से देखें, एक समय कहा जाता था कि बहुत करीबी रिश्ता माना जाता था, मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू कुछ संगठन साथ बनाकर चले थे। इंडिया गठबंधन तो नीतीश ने बनाया, लेकिन 2019 में नायडू ने कोशिश करी थी कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। अब ममता ने हार के बाद ये कोशिश शुरू कर दी है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। तो अगर साउथ के राज्यों से ममता बनर्जी या सोनिया गांधी या लालू यादव, क्योंकि सभी इस समय हताश नजर आ रहे हैं और 2029 चुनाव में भी देरी है, तो ये इन हताशाओं के बीच अगर एक नया समीकरण बैठाने की कोशिश की जाए तो क्या वो पॉसिबल लगता है? देखिए, अभी तो मैं ऐसा नहीं समझता दीपक जी कि ये जो चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार है विपक्ष की तरफ रुख करेंगे। कारण ये है कि बीजेपी वर्तमान में जीतता हुआ दल है। आसाम देख लीजिए, पश्चिम बंगाल जैसा अभेद किला उन्होंने भेद दिया। उसके बाद आप गंगा से, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक वर्तमान में बीजेपी है। झारखंड का कुछ हिस्सा जो गंगा से टच होता है वो छोड़ दिया जाए तो झारखंड भी मान लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि अभी भी मोदी मैजिक बना हुआ है, और आने वाले कई चुनाव में, आने वाला जो अगला साल है, कई राज्यों में चुनाव है। तो वहां पर भी बीजेपी बहुत राज्यों में अभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार अभी इस तरह का कोई भी जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि चंद्रबाबू नायडू के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाए और उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। दूसरी जो बात है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में ये फर्क है कि बिहार में जो
बीजेपी है वो बनिस्बत आंध्रा की बीजेपी से ज्यादा मजबूत और उसका विस्तार ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। तो चंद्रबाबू नायडू को स्टेट में अभी बीजेपी से कोई बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू अभी कंफर्टेबल तरीके से सरकार में बने रह सकते हैं। हाँ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को खतरा महसूस होता है या आने वाले समय में बीजेपी का आंध्रा में विस्तार बहुत हद तक बंगाल जैसा बढ़ता है, तब कहीं जाकर चंद्रबाबू नायडू ये अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ भी सकते हैं। जो बिल्कुल साफ है, क्योंकि राजनीति में किसी भी समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही नायडू हैं जो एक समय मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कर रहे थे। फिर नीतीश कुमार ने 2024 से पहले तैयारी करी, अब 2029 से पहले ममता बनर्जी की एक कोशिश नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस के ही अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि आपके सामने शर्त यह है कि अगर आप ऐसा कुछ करने जा रही है तो आपको राहुल गांधी को नेता मानना पड़ेगा। तो वो भी कुछ यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि नीतीश और नायडू, जो बहुत मजबूत पिलर है मोदी सरकार में, उनको खुश रखने के लिए, उनको साथ बनाए रखने के लिए मोदी सरकार और क्या उनके समर्थन में ऐलान करते हैं, खासकर नीतीश कुमार के। क्योंकि नीतीश कुमार से अगर एक शुरुआत होती है और एक ये संदेश नायडू के पास जाता है कि नीतीश के साथ क्या हो रहा है, कल को आपके साथ भी वो हो सकता है, तो शायद ड्रीम प्रोजेक्ट या केंद्र सरकार से तालमेल से पहले वो अपनी कुर्सी बचाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब उन्हें खतरा महसूस होगा। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। आगे की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।